हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी माइल्स विद एसएस। तो आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के 2020-2021 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और इसका 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हो। एंड दिस इज़ थर्ड पार्ट एंड इन दिस वी विल डू मोर 30 क्वेश्चंस, दैट इज़ फ्रॉम 61 to 90th। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और इसकी जो PDF है वो हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जिन लोग ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है वो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ अ ब्रीफ अबाउट मी। माय नेम इज़ सलोनी गुप्ता। आई हैव completed माय BCom ऑनर्स फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी, देन आई डिड MCom फ्रॉम नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी and in the year 2021 I was able to qualify my NET with 98.63 percentile। और 2 years मेरे को टीचिंग एक्सपीरियंस है इन दिस प्लेटफॉर्म और आप ज्वाइन हो सकते हैं, ये लिंक है टेलीग्राम का। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देयर आर 2 स्टेटमेंट्स। ओके, स्टेटमेंट ए कहता है इन नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्टिंग ऑफ स्टूडेंट्स test data helps us to determine a student's place or rank. Statement B, criterion referenced testing, the test data tells us about a student's level of proficiency. See, norm referenced में हम क्या करते हैं, we already know कि हम एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर करते हैं, इसमें हम कंपैरिजन करते हैं नॉर्म रेफरेंस में। ओके, सो कह रहा टेस्ट डेटा हेल्प्स अस टू डिटरमाइन अ स्टूडेंट प्लेस और रैंक। स्टूडेंट का प्लेस और रैंक कैसे डिटरमाइन होगा, कंपेयर करेंगे तभी। अब सपोज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, किसी को फर्स्ट रैंक आ रहा है, किसी को सेकंड रैंक आ रहा है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। ओके, किसी को फर्स्ट रैंक आ रहा है, किसी को सेकंड आ रहा है, किसी को थर्ड आ रहा है। तो ये हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, स्टूडेंट्स को कंपेयर करके। फॉर किसी का 40 होगा मार्क्स, किसी का 41 होगा, तो जिसका 41 होगा उसको हम हायर रैंक पे रखेंगे। तो हम इसमें क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं 2 स्टूडेंट्स के आपस में रैंक्स को, 2 स्टूडेंट्स या 2 से ज़्यादा स्टूडेंट्स। क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्टिंग, द टेस्ट डेटा टेल्स अस अबाउट अ स्टूडेंट्स लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी। क्राइटेरियन रेफरेंस में क्या होता है कि एक स्टूडेंट कितना प्रोफिशिएंट है, ठीक है, हाउ मच अ स्टूडेंट इज़ प्रोफिशिएंट इन हिज और हर ओन वर्क। तो उसमें हम एक क्राइटेरिया सेट कर देते हैं। सपोज जैसे 60% जो होता है वो फर्स्ट डिवीज़न होता है, तो जिन भी स्टूडेंट्स को 60% या उससे अबव आता है वो फर्स्ट डिवीज़न की कैटेगरी में जाते हैं। सो क्या हम यहाँ पे क्या सेट कर दिए, यहाँ पे क्राइटेरिया सेट कर दिए। सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट्स कितना प्रोफिशिएंट है कि नहीं हम वो जज कर पाते हैं। सो हेंस बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न एंड ICT assertion और रीजनिंग का क्वेश्चन है। Modern and ICT based teaching support requires some technical knowledge on the part of teacher and learner. Yes, जो ICT based जो टेक्नोलॉजीज़ है, जो अभी जो टेक्नोलॉजीज़ चल रही है मॉडर्न लेवल की, उसमें क्या होता है, उसमें टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर होता है ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर एंड लर्नर। टीचर को भी आनी चाहिए कुछ टेक्निकल नॉलेज का, उसको भी नॉलेज होना चाहिए, और स्टूडेंट्स को भी टेक्निकलिटी का कुछ नॉलेजेस होना चाहिए। ओके, व्हाट द रीज़न सेज, both teachers and learners have to be provided orientation in use of the various support tools and techniques in an intelligent ways। दोनों टीचर को भी एज वेल एज स्टूडेंट को भी हमें क्या एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम वो लोग को कंडक्ट कराना चाहिए, ताकि जो भी टेक्निकल नॉलेज है वो प्रॉपर हम इम्पार्ट कर पाएँ, डिलीवर कर पाएँ। तो ये एजर्शन क्या कह रहा है कि मॉडर्न और ICT जो टीचिंग सपोर्ट है वो टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करता है टीचर को, लर्नर को। क्यों? क्योंकि टेक्निकल नॉलेज से क्या होगा, स्टूडेंट्स का लेवल का प्रोफिशिएंसी बढ़ेगा और वो अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करके इंटेलिजेंट वेज में वो अपने लेक्चर्स को डिलीवर कर सकते हैं। या स्टूडेंट्स अगर टेक्नोलॉजिकल का नॉलेज अगर स्टूडेंट्स को नहीं रहेगा कि कैसे उसको यूट्यूब पे वीडियो सर्च करना है, कैसे उसको अपलोड करना है, डाउनलोड करना है, तो फिर वो पढ़ पाएगा नहीं। तो टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स दोनों को टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। सो यस, assertion is also correct and reason also correctly explains the assertion कि मॉडर्न और ICT बेस्ड जो टीचिंग सपोर्ट है वो टीचर और लर्नर दोनों को चाहिए रहता है। क्यों? ताकि वो इंटेलिजेंट वेज में वेरियस टूल्स को सपोर्ट कर सके, अपने नॉलेज को इन्हांस कर सके।
ओके, सो ऑप्शन ए इसका होगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. देयर आर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन and you have to find which comes under understanding level of teaching. First, the teacher takes the initiative in organizing subject matter, structuring the various units and in controlling the practice taken up by the students. तो ओके, ये देखते हैं. सेकेंड, इट इज़ बेसिकली डिवोटेड टू हेल्प स्टूडेंट्स इन सीइंग ऑफ relationships and tool used of a fact. Third, it is directed at problem raising and problem solving in a collaborative manner. See, problem raising और प्रॉब्लम सॉल्विंग का बात कहा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टिव लेवल हो जाएगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिव लेवल में हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम खुद सॉल्व करते हैं. ओके. फोर्थ, इट इज़ एम्ड एट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ आइडियाज़ एंड फैक्ट. कॉन्सेप्ट्स को इसमें तगड़ा करने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, मेमोरी लेवल. फिफ्थ, एंड द पर्पस इज टू प्रमोट ऑटोनॉमी इन द लर्निंग प्रोसेस थ्रू सेल्फ रेगुलेशन. दिस इज अगेन या रिफ्लेक्टिव लेवल का ये पॉइंट है. फर्स्ट सेकेंड क्या कह रहा था, टीचर टेक्स द इनिशिएटिव इन ऑर्गेनाइजिंग सब्जेक्ट मैटर, स्ट्रक्चरिंग द वेरियस यूनिट्स. टीचर क्या कहता है, क्या करता है टीचर, जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसको वो एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है. ठीक है, कि क्या बच्चे को हम क्या एग्जाम्पल दें ताकि वो सब्जेक्ट मैटर को वो क्लियरली समझ पाए. तो ये ऑप्शन फर्स्ट मेरा होगा इसमें. और सेकंड, इसमें कीवर्ड आपका खुद ही दे दिया, रिलेशनशिप. और हमें पता है कि अंडरस्टैंडिंग में जो रिलेशनशिप अगर वर्ड आ गया सो वो उसका कीवर्ड है, तो वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ लर्निंग हो जाएगा. तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों होगा इसका करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 64. The core of the teaching process is the arrangement of environments within which students can interact and study how to learn. Second है, a model of teaching is not a description of a learning environment. Okay, first statement कह रहा है कि जो टीचिंग की जो प्रक्रिया है उसका जो कोर है, जो उसका बेसिक चीज़ है वो क्या है, arrangement of environments within which the student can interact and study how to learn. जो टीचिंग का जो प्रोसेस है वो क्या बताता है कि बच्चे को ऐसा इन्वायरमेंट दें हम कि ताकि बच्चा उस इन्वायरमेंट में बेहतर तरीके से पढ़ पाए. ठीक है, अच्छे तरीके से वो इंटरैक्ट कर पाए, चीज़ों को समझ पाए, पढ़ पाए. तो स्टेटमेंट ए क्या होगा, करेक्ट होगा. स्टेटमेंट बी कह रहा है मॉडल ऑफ टीचिंग. टीचिंग का जो मॉडल इज़ नॉट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लर्निंग इन्वायरमेंट. ऐसा होता है अगर आप लर्निंग इन्वायरमेंट में पढ़ रहे हो तो टीचिंग तो ज़रूरी है ना. टीचिंग के हर एक मॉडल आपके लिए ज़रूरी है इफ़ यू आर स्टडिंग इन अ लर्निंग इन्वायरमेंट. सो ऑप स्टेटमेंट बी क्या होगा, गलत होगा. सो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है, दैट इज थर्ड वन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा. आगे बढ़ते हैं. 65 है, पॉजिटिविज्म एज एन एपिस्टेमोलॉजिकल प्रोग्राम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ. ये रिसर्च का क्वेश्चन है, इसमें मैंने गलती से आ गया है बट फिर भी आप पढ़ लो. सी दो होता है, एक पॉजिटिविज्म होता है, एक पोस्ट पॉजिटिविज्म होता है. पॉजिटिविज्म मेरे क्या बताता है, पॉजिटिविज्म जो होता है वो नेचुरल साइंस से बिलोंग करता है, वेयर एज पोस्ट पॉजिटिविज्म बताता है जो सोशल साइंस से रिलेट करता है कि चीज़ें कैसी होनी चाहिए. रियलिटी में क्या है वो पॉजिटिविज्म बताता है, बट पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या बताता है कि ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए. सो इसमें इसको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी आप इतना जानना कि पॉजिटिविज्म क्या होता है, वो मेरा नेचुरल साइंस से बिलोंग करता है जो कि क्वांटिटेटिव होता है, और पोस्ट पॉजिटिविज्म होता है जो कि क्वालिटेटिव होता है, वो सोशल साइंस से बिलोंग करता है. तो इसका आंसर होगा 3 नेचुरल साइंसेस. नेक्स्ट है, द 4 R's अप्रोच टू कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कंप्राइजेस. 4 R कौन कौन से हैं, रीडिंग, राइटिंग, रिस्पेक्ट, रेप्रीमांड एंड रिजोल्यूशन. ऑप्शन ए दैट इज, ये क्रामिंग की चीज़ है, रीडिंग है, राइटिंग है, रेप्रीमांड एंड रेजोल्यूशन है. कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कंप्राइजेस 4 R's, और ये 4 R's कौन कौन से हैं, रीडिंग है, राइटिंग है, रेप्रीमांड एंड रेजोल्यूशन. ऑप्शन ए. ओके ओके, here I have given also the 4 R's approach to conflict resolution is a method that helps students deal with conflict in a respectful and constructive ways. You can read this. Recognize होता है, respond and respect, resolve, reflect. Okay.
चलो आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ टीचिंग मेथड्स गिवन बिलो विच आर कंसिडर्ड डायलॉजिक। इसमें बताना है कि बहुत सारे टीचिंग मेथड्स हैं, बट इनमें से डायलॉजिक कौन है। डायलॉजिक क्या हो गया, जिसमें दोनों तरफा की बात होती है, टीचर भी स्टूडेंट से कम्युनिकेट करता है एज वेल एज स्टूडेंट्स ऑल्सो कम्युनिकेट विद द टीचर, both communication is necessary in this dialogic teaching. तो laboratory work, demonstration, tutorials, group discussion, project work. See, tutorials तो होगा क्योंकि इसमें tutorials में क्या होता है, इसमें टीचर भी बोलता है प्लस स्टूडेंट्स भी बोलते हैं, दोनों का इसमें कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन होता है। ग्रुप डिस्कशन भी होता है। लेबोरेटरी वर्क में क्या होता है, हम लेबोरेटरी में उसको असाइन कर दिए कोई प्रोजेक्ट, तो उसको वो खुद जाके उसको एग्जीक्यूट करना है। तो लेबोरेटरी वर्क क्या होता है, ये पूरा का पूरा स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, ये टीचर सेंटर्ड होता है। टीचर क्या डेमो प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को, एंड स्टूडेंट्स क्या होता है, वो पैसिव लर्नर्स बन जाते हैं उस टाइम पे। तो ट्यूटोरियल्स, ग्रुप डिस्कशन, 3 and 4, दैट इज ऑप्शन ए इसका होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 2 statements are given. Instructional technology is a network of techniques pressed into service for realizing instructional objectives. Next है, computer aided instruction can replace the teacher if the goal of education is personality development. नहीं, ये नहीं हो सकता। कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन जो है वो कभी रिप्लेस नहीं कर सकता टीचर को, वो टीचर के लिए हेल्पिंग मटेरियल हो जाएगा कि वो अच्छे से पढ़ा सकेगा टीचर विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। बट ऐसा नहीं है कि वो पूरी की पूरी तरह टीचर को वो रिप्लेस कर जाएगा, नहीं। सो स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट ए क्या करे, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी इज अ नेटवर्क ऑफ टेक्निक्स प्रेस्ड इनटू सर्विस फॉर रियलाइजिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्निक्स का नेटवर्क नहीं है। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में हम क्या इंस्ट्रक्ट करते हैं, टीचर इंस्ट्रक्ट करता है बच्चे को कि किस तरह से काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं। सो ये नेटवर्क ऑफ टेक्निक्स नहीं है। ओके, सो बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, दैट इज ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 उसका होगा करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विल बी द करेक्ट हायरार्किकल सीक्वेंसिंग फॉर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लर्निंग। इसमें आपको सीक्वेंस बताना है कि किस सीक्वेंस में आप जो लर्निंग कर सकते हो, ठीक है। जो भी लर्निंग का टाइप्स है उसको सीक्वेंस ऑर्डर में आपको प्लेस करना है। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग है, साइन लर्निंग है, कॉन्सेप्ट लर्निंग है, देन आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग है और रूल लर्निंग है। तो पहले क्या आएगा, पहले साइन लर्निंग आएगा। ओके, पहले हमको साइन मिलेगा कि किस चीज़ के लिए हम अगर सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो हमको कुछ एक सिंबल मिलेगा ना कि हाँ हम इस पर्पस के लिए सीख रहे हैं, तो साइन लर्निंग होगा। फिर डिस्क्रिमिनेशन, फिर बहुत सारा मेरे पास वेस होगा, मेथड्स होगा, उसमें से हमको फाइंड आउट करना है कि किस तरह का मेथड हम यूज़ करें उस लर्निंग को अचीव करने के लिए। तो डिस्क्रिमिनेट करेंगे, जो जो लर्निंग होगा उसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन होगा। देन थर्ड आपका आएगा कॉन्सेप्ट लर्निंग। फिर कॉन्सेप्ट मेरा बनेगा कि हाँ हमको एग्जैक्ट ये चीज़ चाहिए। उसके बाद रूल लर्निंग, रूल लगाएंगे हम, और फाइनली मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। सो पहले क्या होगा, पहले मेरा होगा 2 होगा, देन होगा 1, फिर 3, 5, 4, 2 1 3 5 4, 2 1 3, ये बी, ऑप्शन बी आपका होगा करेक्ट आंसर। ओके, ये इसका सीक्वेंस है, याद कर लेना। पहले साइन आएगा, देन डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, फिर कॉन्सेप्ट बनेगा, उसके बाद रूल लगाएंगे और फिर मेरा फाइनली मेरा क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगा। Next what the question says, which of the following intellectual characteristics in a teacher need nurturing, okay, in order to accomplish subjective well-being leading to effectiveness in motivating and inspiring students of college level education। ये जो यहाँ से दिया है ना, इन ऑर्डर से लेकर के यहाँ, ये सिर्फ क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए दिया है। आपका जो क्वेश्चन का आंसर है ना, एक ही स्टेटमेंट में निकल के आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ टीचर नीड नर्चरिंग। नर्चरिंग किस में चाहिए रहता है, टीचर बच्चे से किसके थ्रू कनेक्ट होता है, इमोशनली कनेक्ट होता है, तभी वो उसको नर्चर कर पाता है, उसको वो प्यार दे पाता है। जिस ढंग से बच्चे समझना चाहता है उसको वो उसी ढंग से समझाता है। तो इसमें क्या होगा, नर्चरिंग देगा तो कॉग्निटिव नहीं होगा, क्योंकि कॉग्निटिव इज रिलेटेड टू योर ब्रेन, इट इज़ रिलेटेड टू इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस रिलेटेड क्या हो गया, आप सोशली आप बॉन्ड नहीं डेवलप कर रहे हो। एक
सोसाइटी में रह के आप एक रिलेशन नहीं बिल्डअप कर रहे हो, ठीक है। स्पिरिचुअल क्या हो गया, जो बहुत ज़्यादा भक्ति भाव में रहता है वो स्पिरिचुअल। तो इसमें क्या इमोशनली, हाउ मच इमोशनली यू आर कनेक्टेड विद दैट स्टूडेंट इन ऑर्डर टू टीच हिम और हर, तो इसमें होगा इमोशनली, दैट इज ऑप्शन 2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, an open classroom environment marked by sharing and caring by teachers and students in their interchanges will be most helpful for which level of teaching? ओपन क्लासरूम की बात कही गई है। सी द की वर्ड इज इट्स गिवन हेयर इटसेल्फ, ओपन क्लासरूम। ओपन क्लासरूम किसमें होता है कि जिसमें बच्चा इंडिपेंडेंट है, वो क्या करना चाहता है, कैसे करना चाहता है, वो हर एक चीज़ के लिए इंडिपेंडेंट है, फ्री है वो। सो हेंस रिफ्लेक्टिव लेवल होगा। ओके, दिस वॉज वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपको हिंट क्लियरली क्वेश्चन में ही दे दिया गया है। ओपन क्लासरूम किस में होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल में। आपको आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। अगेन 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन। फ्री एंड अनलिमिटेड यूज ऑफ नॉन वर्बल क्यूज इन्हांस द कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट ऑफ क्लासरूम टीचिंग। नहीं, अगर सिर्फ अनलिमिटेड यूज़ कर दिया जाएगा नॉन वर्बल का, ठीक है, आप खुद ही सोचो, अगर सिर्फ आप नॉन वर्बल क्यूज़ करोगे, नॉन वर्बल एक्शंस करोगे, तो क्या आप वो अच्छा होगा? एक क्लासरूम टीचिंग के पर्सपेक्टिव से अगर सोचो, सिर्फ आप नॉन वर्बल करो, आप इशारों से ही बात कर रहे हो, जेस्चर्स दे रहे हो, तो वो अच्छा होगा? नहीं होगा। हाँ, एक लिमिटेड अमाउंट में अगर आप वो करोगे तो फिर इट विल बी फाइन, बट आप अनलिमिटेड अमाउंट में और एकदम फ्री होकर यूज़ करोगे तो वो अच्छा नहीं होगा। देन सेकेंड स्टेटमेंट है, अ प्लीजेंट पर्सन ऑफ द टीचर एनलाइवन्स द क्लासरूम इकोसिस्टम। जो अच्छा पर्सन होगा वो क्या करेगा? एनलाइवन्स द क्लासरूम इकोसिस्टम, क्लासरूम के इन्वायरमेंट को बेटर बनाने की कोशिश करेगा, वो अच्छा बना के चलेगा कि क्लासरूम का इन्वायरमेंट अच्छा रहे। एंड इफ द इन्वायरमेंट इज बेटर देन द स्टूडेंट्स विल इटसेल्फ दे विल स्टडी, ठीक है, दे विल बी मोटिवेटेड टू स्टडी मोर एंड मोर। सो ऑप्शन स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट है एंड स्टेटमेंट बी करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इसका होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इन क्लासरूम टीचिंग बिहेवियर एज गिवन बिलो विल बी क्लासिफाइड एज पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। अगेन फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्वेश्चन है, एंड वी नो फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इसमें होता है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन किस में दिया होता है, समेटिव में। डायग्नोसिस में क्या होता है कि हम फाइंड आउट करते हैं प्रॉब्लम्स, उसको डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रॉब्लम बच्चों में है जिस वजह से वो पढ़ नहीं पा रहा है या अपना बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का ये सारा कीवर्ड से अब उसमें फाइंड आउट करते हैं। द टीचर आस्क क्वेश्चंस टू एलिसिट क्लासिफिकेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये होगा। टीचर क्या कहता है, बीच बीच में क्वेश्चंस पूछता है ताकि स्टूडेंट्स का जो अटेंशन है वो ग्रैब कर पाए। सेकेंड है, द टीचर स्पेसिफाइज द लेवल ऑफ मास्टरी अटेन्ड बाय स्टूडेंट। ओके, इसको देखते हैं। द टीचर प्रॉम्प्ट्स एंड प्रोब्स द स्टूडेंट्स व्हाइल मेकिंग प्रेजेंटेशन, यस दिस इज फॉर्मेटिव का है। फोर्थ है, द टीचर पॉजेस फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, लुक्स एट स्टूडेंट्स एंड आस्क क्वेश्चन, यस दिस इज ऑल्सो। फिफ्थ, द टीचर इंडिकेट्स परफॉर्मेंस क्राइटेरिया एंड गिव जजमेंटल वैल्यूज, ये आपका समेटिव का पार्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, ऑप्शन बी। अब सेकंड में क्या कह रहा है एक बार फिर से पढ़ते हैं। द टीचर स्पेसिफाइज द लेवल ऑफ मास्टरी। लेवल ऑफ मास्टरी कब स्पेसिफाई करता है टीचर? जब वो अपने फाइनल एग्ज़ाम्स देगा या एनुअल एग्ज़ाम्स देगा, तभी तो आप एक लेवल डिफाइन कर पाओगे कि हाँ ये इस लेवल का है, ये अटेन कर पा रहा है कि नहीं, ये नेक्स्ट क्लास में जा पा रहा है कि नहीं पा रहा है। तो ये भी हमारा क्या है, समेटिव का पार्ट है। ओके, सो ऑप्शन 1, 3 एंड 4 दिस विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। Question 74. Two statements are given. Statement 1 and 2. The CBCS not only offers the opportunity to study core courses but also explores additional avenues of learning beyond the core subject. क्या कह रहा है कि CBCS जो है सिर्फ और सिर्फ अपने कोर सब्जेक्ट्स को आपको चुनने के लिए ऑफ़र नहीं करता है, बट आप उसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो,
फॉर एग्जांपल जो कॉमर्स का स्टूडेंट है उसका कोर सब्जेक्ट क्या होगा, अकाउंट्स होगा, बिजनेस स्टडीज़ होगा, इकोनॉमिक्स होगा, टैक्स होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। बट अगर उसको एडिशनली उसको हिस्ट्री पढ़ने का मन है, उसको होम साइंस पढ़ने का मन है, तो फिर वो पढ़ नहीं सकता है, पढ़ सकता है किस सिस्टम में, CBCS सिस्टम में। तो CBCS सिस्टम जो है सिर्फ और सिर्फ आपको कोर सब्जेक्ट्स नहीं देता है, वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी आपको देता है कि इफ़ यू विश टू रीड देम, टू स्टडी देम, यू आर फ्री टू यूज़ देम। ओके, तो बाउंडेशन नहीं लगाता है, ये फ्रीडम ऑफ यूज़ है, आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो। स्टेटमेंट बी, CBCS शिफ्ट द फोकस फ्रॉम स्टूडेंट सेंटर्ड टू टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। नहीं, इसमें ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट सेंटर्ड से टीचर सेंटर्ड की तरफ शिफ्ट होता है, ये बल्कि टीचर सेंटर्ड से ये स्टूडेंट सेंटर्ड की तरफ शिफ्ट होता है। हेंस स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इन, दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, again 2 statements are given. As per Piaget's stages of cognitive development, the child learns a language, begins to use symbols to represent objects during the pre-operational stage. As per Piaget's stages of cognitive development, the child learns through reflexes, senses and movement actions on the environment during the formal operational stage. नहीं, ये तो आपका ठीक है, जो लैंग्वेज है, जो सिम्बल्स का यूज़ करना, वो बच्चा कब करेगा, इनिशियल स्टेज में करेगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज में करेगा। लेकिन जो रिफ्लेक्सेस है या जो सेंसेस है, ये कब यूज़ करता है, सेंसरी मोटर स्टेज में यूज़ करता है। कब करता है, सेंसरी मोटर में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में नहीं करता है। तो आपको मैंने बताया भी था न्यूमोनिक्स से कि सेंसरी मोटर में, सेंसरी में क्या है, सेंस से आप अज्यूम करना कि ये सेंसरी मोटर का पार्ट है। सेंसेस जहाँ पे आएगा, रिफ्लेक्सेस आएगा, दैट इज़ और सेंसरी मोटर पार्ट। तो स्टेटमेंट 2 आपका इनकरेक्ट होगा एंड स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, दैट इज़ ऑप्शन ए। अगेन ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 76 चलते हैं। स्टेटमेंट 1, द ब्रेन कंटिन्यूज टू डेवलप थ्रू आउट चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। येस, दिस वन इज़ करेक्ट। The logical and goal-oriented actions begin in the sensory motor period. Again sensory motor में नहीं जाता है, ये sensory motor में क्या जाता है, senses के थ्रू बच्चा सीखता है, ठीक है, साइंस के थ्रू सीखता है, रिफ्लेक्सेस के थ्रू सीखता है। लॉजिकल एंड गोल डायरेक्टेड एक्शंस क्या होता है, एडोलेसेंस में होता है। तो स्टेटमेंट ए आपका करेक्ट है एंड स्टेटमेंट बी आपका इनकरेक्ट है, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट 77 क्वेश्चन, 75 same question. Okay. Wait, let me see. No, this is different question. By mistake 77 की जगह 75 लिखा गया होगा। ओके, चलो कोई नहीं, करते हम लोग। 2 statements are given. As per Piaget, the ability to solve conservation problems depends on having an understanding of 3 basic aspects of reasoning: identity, compensation and reversibility. Okay. Statement 2, stage of classification does not depend on a student's ability to focus on a single characteristic of objects in a set and group the objects according to that characteristic. Okay, see in this question क्या कह रहा, Piaget, as per Piaget, the ability to solve problems depends on having an understanding. कोई भी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो उसकी एबिलिटी क्या होती है, किन 3 चीज़ों की वजह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पहला आइडेंटिटी होना चाहिए, कुछ उसका लॉजिक होना चाहिए क्वेश्चन का, कंपेंसेशन होना चाहिए, रिवर्सिबिलिटी होनी चाहिए। रिवर्सिबिलिटी मीन्स हम चाहें तो क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं, हम घुमा फिरा के बच्चे को समझा सकते हैं। अगर बच्चा एक मेथड से नहीं समझा तो उसको हम दूसरे मेथड से समझा सकेंगे। तो ये स्टेटमेंट 1 मेरा क्या है, करेक्ट है। Statement 2, the stage of classification does not depend on a student's ability on a single characteristic. No, it depends on a student's ability. क्योंकि जो स्टूडेंट का जो एबिलिटी होगा, अगर मान लो किसी एक कैरेक्टरिस्टिक की वजह से वो स्टूडेंट को हम समझा पा रहे हैं, तो फिर हम क्यों नहीं समझाएंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन अ स्टूडेंट्स एबिलिटी टू फोकस ऑन अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, स्टेटमेंट इज 1 इज करेक्ट। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। ये आपका क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर ए होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर्स बायोलॉजिकल मॉडल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, माइक्रोसिस्टम कॉन्स्टिट्यूट्स
इमीडिएट फैमिली, स्कूल, बिलीव्स, कस्टम, नेबरहुड। इनके अकॉर्डिंग यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर्स के अकॉर्डिंग जो बायोलॉजिकल मॉडल है ह्यूमन डेवलपमेंट का, उसमें माइक्रोसिस्टम क्या क्या चीज़ कॉन्स्टिट्यूट करता है, क्या क्या चीज़ इंक्लूड करता है? इमीडिएट फैमिली, स्कूल, बिलीफ, कस्टम्स या नेबरहुड। तो सी इमीडिएट फैमिली होगा, नेक्स्ट स्कूल होगा और थर्ड क्या होगा आपका? नेबरहुड होगा अकॉर्डिंग टू हिम। बिलीफ और कस्टम नहीं होगा। वेट, लेट मी चेक द आंसर। सी, ओके, सी इमीडिएट फैमिली होगा, स्कूल होगा एंड नेबरहुड होगा अकॉर्डिंग टू हिम। द माइक्रो सिस्टम विल इंक्लूड दीज थ्री एस्पेक्ट। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 77। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है? जहाँ टीचर स्टूडेंट या टीचर टीचर या टीचर या स्टूडेंट स्टूडेंट आपस में मिल के जो लर्निंग करता है उसको कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं। मीन्स एक दूसरे की हेल्प से अगर जो लर्निंग करता है। एक्सपीरियंसेस दैट which of the following is not related, you have to find which one is not related to cooperative learning। तीन होंगे जो रिलेट करेंगे एंड वन होगा जो नहीं रिलेट करेगा। यू हैव टू फाइंड विच वन इज दैट। एक्सपीरियंसेस दैट डेवलप गुड लर्निंग एंड सोशल स्किल्स। स्टूडेंट्स फील ओवरहेड विथ टू मच वर्क इन ग्रुप्स। ऐसा होता है क्या? ग्रुप में तो और अच्छे से पढ़ाई होता है ना, तो ये आपका ऑप्शन 2 नहीं होगा, बट स्टिल यू हैव टू रीड बोथ द ऑप्शंस। बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप विद स्टूडेंट, ये होता है। प्रोवाइड इंडिविजुअल अटेंशन एंड असिस्टेंस टू वन अनदर, यस दिस वन इज ऑल्सो part of cooperative learning. So which one is not among these four? Second one. So hence second is your answer. Option 2. Next question. Principal students learn all together but perform alone is an example of individual accountability, positive interdependence, face to face interaction, group processing। सी यहाँ पे बट परफॉर्म अलोन की बात कही जा रही, तो ग्रुप प्रोसेसिंग तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ग्रुप में क्या है? ग्रुप में हम साथ में सीखते हैं, साथ में अपना लर्न करते हैं, सब चीज़ साथ में होता है। फेस टू फेस इंटरैक्शन में, इसमें फेस टू फेस इंटरैक्शन कब होगा? जब एक बच्चा भी हो सकता है या दो बच्चे भी हो सकते हैं, तो ये क्लियर डिफाइन नहीं कर रहा है आपका। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट। सो व्हाट कम्स हियर? इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? कि यू आर आंसरेबल। आपसे अगर कोई चीज़ पूछा जाएगा कि आपने होमवर्क क्यों नहीं किया या आप कैसे पढ़ना चाहते हो, तो यू शुड बी अकाउंटेबल टू दैट टीचर। अकाउंटेबल मीन्स आंसरेबल एंड इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी बिकॉज बट परफॉर्म अलोन की बात कही है। सो हेंस ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। 79 हु प्रपोज्ड थ्योरी ऑफ मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग। ये क्वेश्चन पार्ट 2 में भी मैंने डाला था। ओके, ये था डेविड ओसोबेल। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच द लिसनर प्रोवाइड्स फीडबैक टू द स्पीकर अबाउट द मैसेज हर्ड एंड द इमोशन कन्वेड एंड लेट द स्पीकर रियलाइज हाउ ही और शी इज़ बीइंग अंडरस्टूड एंड रेस्पेक्टेड। इसमें कह रहा है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जहाँ पे जो लिसनर है फीडबैक प्रोवाइड करता है। लिसनर सपोज ए जो है सेंडर है, ठीक है, इसने कोई बात कही, और बी जो है रिसीवर है या आप कह सकते हो लिसनर है, ठीक है। इन विच द लिसनर प्रोवाइड्स फीडबैक। लिसनर जो है वो क्या करेगा? फीडबैक प्रोवाइड करेगा, ओके, अबाउट द मैसेज हर्ड एंड द इमोशन कन्वेड एंड लेट द स्पीकर रियलाइज हाउ ही और शी स्पीक अंडरस्टूड। वो अपना बी जो है अपना फीडबैक देगा और ए को समझना पड़ेगा कि क्या बी ने मेरी बात समझी है कि नहीं। एग्जैक्ट व्हाट आई एम सेइंग डज बी हैव अंडरस्टूड और नॉट। सो ये क्या हो जाए? ये एक्टिव लिसनिंग का पार्ट होगा। अगर हम कोई चीज़ बहुत ध्यान से सुनेंगे तभी तो उसका रिप्लाई दे पाएंगे ना। अगर हम चीज़ ढंग से सुनेंगे ही नहीं, ध्यान लगा के सुनेंगे ही नहीं, तो फिर क्या हम उसके क्वेश्चंस को, उसके क्वेरीज़ को रिप्लाई दे पाएंगे, रिस्पॉन्स दे पाएंगे प्रॉपरली? नहीं। सो इसलिए एक्टिव लिसनिंग क्या होगा? इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर्स। यू हैव टू फाइंड विच वन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडल्ट लर्नर्स। ओके, they are matured learners, they act rationally, they searched for a reasonably stable identity,
दे कैन मेक बैलेंस्ड चॉइस, ऑफन क्वेश्चंस कंटेम्पोररी वैल्यूज़। नॉट कैरेक्टरिस्टिक पूछा तो कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक अगर हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं तो जो बच गया वो ऑटोमेटिकली वो आंसर हो जाएगा। सो दे आर मेच्योर लर्नर्स, ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। दे एक्ट रैशनली, ये भी क्या होता है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। दे सर्च्ड फॉर अ रीजनेबली स्टेबल आइडेंटिटी, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है। फोर्थ है दे कैन मेक बैलेंस्ड चॉइस, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। एंड फिफ्थ है नॉट कैरेक्टरिस्टिक। सो कौन कौन सा है, 3 and 5, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी में क्या कह रहे हैं, दे सर्च फॉर अ रीजनेबली स्टेबल आइडेंटिटी, वो क्या, वो ढूंढते हैं कोई एक आइडेंटिटी या स्टेबिलिटी मिल जाए, वो ये चीज़ ढूंढते हैं नहीं। जो एडल्ट लर्नर्स होते हैं उनको पता रहता है कि उनके लिए क्या अच्छी चीज़ है, क्या ख़राब चीज़ है, तो वो कोई मौका नहीं ढूंढते हैं, वो फाइंड आउट नहीं करते हैं कि अगर मेरे पास ये मौका आएगा तब मैं ऐसा करूँगा, वो मौका निकालते हैं। सो इसलिए ऑप्शन 3 नहीं होगा एंड ऑप्शन 5 नहीं होगा। बाकी 1 to 4 जो है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओके। अरेंज द phases for syntax of group investigations model in correct sequence. This is a model, group investigation model, ठीक है, and you have to find the sequence, proper sequence of this model. So देखते हैं पहले क्या आएगा, students formulate study task and organize for study, students analyze progress and process, students encounter puzzling situation, independent and group study, students explore reactions to the situation. देखो पहले क्या आएगा, पहले आएगा मेरा students encounter puzzling situation. What's the answer given? Answer is 3. Okay, first will come this, student encounter puzzling question, then students explore reactions to the situation, third is students formulate study task and organize for study, fourth है आपका independent and group study, and finally student analyze progress and process. This is the process according to group investigation model. ये cramming की चीज़ है, ये आपको rote learning करना ही पड़ेगा, okay. That is C, E, A, D and B, option 3, okay. The type of, next question, the type of evaluation which gives feedback to the student as well as teachers is, ऐसा कौन सा evaluation होता है जिसमें feedback दिया जाता है students को भी as well as teachers को भी? Obviously ये formative evaluation होगा, okay. We already have done this. Okay, next करते हैं question number 84. What the question says, the steps involved in developing a performance test are, see various steps आपको दिए हुए and you have to arrange these steps in a sequence order. The steps involved in developing a performance test. परफॉर्मेंस टेस्ट को अगर आप डेवलप कर रहे हो तो उसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे, वो स्टेप्स को आपको अरेंज करना है. फर्स्ट, डेवलप एन ऑब्जर्वेशन रेटिंग फॉर्म, ट्राई आउट द टेस्ट आइटम्स बिफोर डेवलपिंग अ फॉर्म, कंडक्ट अ जॉब analysis to determine what abilities are to be tested, develop an administration format or develop some type of task sampling plan. सी, अगर आप परफॉर्मेंस टेस्ट डेवलप कर रहे हो तो उसका जो स्टेज होगा वो कैसे होगा, आप देख सकते हो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ट्राई आउट द टेस्ट आइटम्स बिफोर डेवलपिंग अ फाइनल फॉर्म. सी, फाइनल फॉर्म यहाँ पे डेवलप का बात कहा गया कि फाइनल फॉर्म को डेवलप करने से पहले यू हैव टू ट्राई आउट द टेस्ट आइटम्स. आपको जो टेस्ट आइटम दिए गए हैं वो आपको करने होंगे जब आप फाइनल फॉर्म प्रिपेयर करोगे. तो ऑब्वियसली ये आपका लास्ट स्टेप होगा, ठीक है. टेस्ट आप सारा कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे, जो आइडेंटिफाई कर लोगे, उसके बाद आप फाइनल फॉर्म आप बनाते हो. तो फाइनल फॉर्म आपका क्या होगा, ये आपका लास्ट स्टेप होगा. तो ऑप्शन बी लास्ट किस में, 2 में है, ठीक है. बट स्टिल बाकी हम देखते हैं. फिर है कंडक्ट अ जॉब एनालिसिस टू डिटरमाइन व्हाट एबिलिटीज आर टू बी टेस्टेड. सी, हियर इट इज़ गिवन व्हाट एबिलिटीज आर टू बी टेस्टेड. आपको जब परफॉर्मेंस टेस्ट डेवलप करना है तो क्या क्या टेस्ट आपको करना होगा, क्या क्या एबिलिटीज़ आपको टेस्ट किया जाएगा. तो वो आपका पहला स्टेज होगा. आपको बताया जाएगा ना कि
क्या क्या आपको एबिलिटीज़ है जो आपको टेस्ट आपको देना होगा उन एबिलिटीज़ का। तो कंडक्ट अ जॉब एनालिसिस, एनालाइज करना होगा आपको टू डिटरमाइन व्हाट एबिलिटीज आर टू बी टेस्टेड। तो सी आपका होगा पहला। देन है डेवलप एन ऑब्जर्वेशन रेटिंग फॉर्म। उसके बाद हमको पता चल जाएगा कि क्या क्या टेस्ट होना है मेरी एबिलिटीज़ में, किन किन चीज़ों को डिटरमाइन करेगा वो। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक फॉर्म बनाएंगे, ठीक है, डेवलप एन ऑब्जर्वेशन या रेटिंग फॉर्म प्रिपेयर करेंगे। फॉर्म प्रिपेयर करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। डेवलप सम टाइप ऑफ टास्क सैम्पलिंग प्लान करेंगे कैसे चीज़ों को करना है, ठीक है। देन डेवलप एन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्मेट, फिर फॉर्मेट बनाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें। और फाइनली हम क्या करेंगे, बिफोर डेवलपिंग अ फाइनल फॉर्म जो मेरा प्रिपेयर होगा उसको डेवलप करने के पहले हम वो टेस्ट को कंडक्ट करेंगे। सो मेरा क्या हो जाएगा, बी होगा लास्ट ऑप्शन, CAEDB। ऑप्शन 2 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ना क्वेश्चन 85 assertion और रीजनिंग का क्वेश्चन है। द क्लासरूम कम्युनिकेशन इज अ ट्रांजैक्शनल प्रोसेस, ओके। रीजन क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ लर्निंग, ओके। assertion क्या कह रहा है, जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो क्या है, वो ट्रांजैक्शनल प्रोसेस है। ट्रांजैक्शनल प्रोसेस मतलब क्या हो गया, 2 वे प्रोसेस है वो, ठीक है, ये तो करेक्ट है। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ लर्निंग, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है, वो 2 वे प्रोसेस है, ट्रांजैक्शनल प्रोसेस है। फिर नेक्स्ट रीज़न कह रहा है कि जो क्वेश्चंस के जो क्वालिटी, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनका जो क्वालिटी होता है वो डिटरमाइन करता है कि बच्चा कितना सीख रहा है, कितना अच्छे से वो सीख रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट तो है लेकिन ये डिफाइन नहीं कर रहा है, क्योंकि आप बिकॉज, एज, इफ़ कुछ भी लगाओगे तो स्टेटमेंट दोनों इंटर रिलेट नहीं करेगा। सपोज द क्लासरूम कम्युनिकेशन इज अ ट्रांजैक्शनल प्रोसेस बिकॉज क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ लर्निंग। इज इट सो? नहीं, मैच नहीं कर रहा है। ये बता रहा है कि 2 वे प्रोसेस है। क्यों 2 वे प्रोसेस है, उसका अगर उसमें ये दिया रहता कि टीचर जो है वो स्टूडेंट से कम्युनिकेट करता है और स्टूडेंट्स टीचर से कम्युनिकेट करता है, इंटरैक्शन होता है जिससे कि इन्हांसमेंट होता है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ रीज़न करेक्टली मेजर करता है असर्शन को। बट यहाँ बोल रहा है कि क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स डिटरमाइन क्वालिटी ऑफ लर्निंग, हेंस दिस इज नॉट करेक्ट, दिस नॉट करेक्टली डिफाइंस assertion. So both statements are correct but R is not the correct explanation of A. Hence option B will be the correct answer. Now let's move forward. 4 questions are left. Which model is designed to provide students with a cognitive structure for comprehending material presented through lectures, readings and other media? Mnemonics, inductive thinking, scientific inquiry, advanced organizers. Advanced organizers इसका आंसर होगा। कह रहा विच मॉडल इज डिजाइन टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर फॉर कॉम्प्रिहेंडिंग मटीरियल जो भी उनके पास जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसको वो कॉम्प्रिहेंड कर पाएँ विथ हाउ, विथ लेक्चर्स के थ्रू, रीडिंग्स के थ्रू या अदर मटीरियल के थ्रू। तो उस प्रोसेस को, उस मॉडल को हम क्या कहते हैं, एडवांस ऑर्गेनाइजर्स कहते हैं, ओके। I have written over here also the explanation of advanced organizations. If you wish, you can read it. Next, आगे बढ़ते हैं। 2 statements are given. The advanced organizer, again the question of the advanced organizer model का question है जो ओपन में कराया, is designed to strengthen students' cognitive structures, their knowledge of a particular subject at any given time and how well clear, organized, stable that knowledge is, okay. Statement तो correct लग रहा है। Second है cognitive structure has nothing to do with what kind of knowledge of a field is in our minds, how much of it is there and how well it is organized. ऐसा तो नहीं है ना, कॉग्निटिव का स्ट्रक्चर का काम ही क्या होता है कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है, हम क्या कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं, उसको कैसे रिलेट कर रहे हैं, कितना मेरा इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कितना है। तो ये सारी चीज़ें किस में, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में बताई जाती हैं, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कॉग्निटिव इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर माइंड एंड माइंड में क्या होता है, इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी वो दिखाता है। सो स्टेटमेंट 2 गलत होगा, स्टेटमेंट 1 करेक्ट होगा। ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट आंसर, ओके। Now next question, the major objective of value education
in institutions are developing responsible and good citizens, value for society, developing idle teachers, or acquainting students with value of education. So, क्या होगा? वैल्यू एजुकेशन का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है, जो मेजर मोटो है, वो क्या है? डेवलपिंग रिस्पॉन्सिबल एंड गुड सिटीजन्स. ऑप्शन ए इसका होगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है, a teacher intends to use transformational approach in teaching in order to ensure effective way of influencing students' learning. Which of the following activities will be deemed appropriate in this context? Promoting contingent reward for efforts of students. See, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर एक टीचर है वो ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच अगर यूज़ करेगा अपने टीचिंग में, क्या इंश्योर करने के लिए कि बच्चे कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उससे और कितने इफ़ेक्टिवली वो चीज़ों को सीख रहे हैं, तो इसमें इस कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, जस्ट यू हैव टू फाइंड विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्टेक्स्ट. अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, promoting contingent rewards for efforts of students, yes, this is correct. Intervening in students task only if standards are not met. ऐसा होता है क्या कि अगर आपका स्टैंडर्ड नहीं आपका मेट कर पाएगा, आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया आप उस स्टैंडर्ड को आप नहीं मीट कर पाए, तो फिर जो स्टूडेंट का जो टास्क है वो टीचर नहीं करेगा, टीचर जो हेल्प नहीं करेगा उसके टास्क में. ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है. थर्ड, कम्युनिकेटिंग हाई लेवल एक्सपेक्टेशन. फोर्थ है, प्रोमोटिंग केयरफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंडिविजुअल कंसिडरेशन. सो ऑप्शन क्या क्या होगा? ऑप्शन 1 होगा, ठीक है, देन ऑप्शन 4 होगा, कम्युनिकेटिंग हाई लेवल एक्सपेक्टेशन. ऑप्शन 1 एंड 4 आपका करेक्ट आंसर होगा, बट इन दिस ऑप्शन 3 आर गिवन. लेट मी सी, 1, 4 एंड 5, वेयर इज द फिफ्थ ऑप्शन? Okay, leave this question, I will see this question. Okay, options are given 1, 4 and 5, but maybe by mistake नहीं कर पाएंगे फिफ्थ ऑप्शन. Okay, so leave this question, we'll discuss it later. Now let's move to the last question. Statement 1 and statement 2. Measurement is a set of rules for assigning numbers टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रेड्स, एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स. हाँ, मेजरमेंट क्या होता है? ठीक है, मेजर आप कैसे करते हो? आप किसी को उसके ट्रेड्स को देख के मेजर करते हो, कितना कैलिबर है उसको देख के, उसके एट्रीब्यूट्स को, उसके बिहेवियर को देख के मेजर करते हो. और ये किस में असाइन होता है? ये नंबर्स में असाइन होता है, क्योंकि मैथमेटिकल टर्म है तो नंबर्स में असाइन होगा. सो यस, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट. Statement 2, a test is a procedure in which a sample of an individual's behavior is obtained, evaluated and scored using standardized procedures. Yes, this statement is also correct. टेस्ट क्या है? एक प्रोसेस है जहाँ पे इंडिविजुअल के बिहेवियर को देखा जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है. ठीक है, जो स्टैंडर्ड उसने सेट किए हैं वो स्टैंडर्ड तक वो पहुँच पाया कि नहीं, रीच कर पाए कि नहीं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? इवैल्यूएट होती हैं. सो यस, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ओवर हियर. Both statement 1 and statement 2 are correct. Hence option C will be the correct answer. Okay. So this was your last question. Hope so you like today's series. और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए. And if any of you want personalized classes from me, okay, so I am ready to take your personalized classes. So you can कॉन्टैक्ट मी ऑन माई टेलीग्राम. यूज़र ID मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. सो इफ़ एनी वन ऑफ यू विश टू जॉइन माई क्लासेस देन यू कैन मैसेज मी ओवर देयर. यूज़र नेम है टेलीग्राम का, आप टेलीग्राम में सर्च में जाके वो यूज़र नेम आप टाइप करना, उसमें हम आपको मिल जाएंगे. सो यू कैन पुट योर क्वेरीज ओवर देयर. ओके, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट विथ योर फ्रेंड्स. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू टॉपिक्स. So goodbye, take care everyone.